स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक नए चैनल में। और आज मैं अपने एक नए चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और मैं सोचता हूँ कि हर किसी नई चीज़ की शुरुआत एक कहानी से होनी चाहिए। ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी खुद की है। और मैं ये सोचता हूँ जो मोटिवेशन आपको अपनी लाइफ से मिल सकता है, आपको अपनी ज़िंदगी से मिल सकता है, वो मोटिवेशन हम कहीं से नहीं प्राप्त कर सकते। ये कहानी बताने का मेरा बस एक ही पर्पज़ है, जो आजकल का जो हमारा यूथ है वो मेंटली इतना कमज़ोर हो गया है कि वो एक छोटी मोटी हार से, किसी एग्ज़ाम में पास नहीं हुए या कहीं नौकरी नहीं लगी तो वो इतना हार जाता है कि वो कभी सुसाइड कर लेता है और कभी वो किसी गलत रास्ते पे चला जाता है। तो मैं अपनी कहानी की शुरुआत सबसे पहले करता हूँ कि जब हम इंटरमीडिएट पास करते हैं तो जो हमारे सपने होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। बस उस एज में हम सपने तो देख लेते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता है कि ये सपने पूरे कैसे होंगे, मतलब क्या रास्ता है अपने सपनों को पूरा करने का। वैसे ही मैं एक काफ़ी मतलब पढ़ने में ठीक ठाक था, काफ़ी होशियार था, कॉलेज टॉपर था मैं। तो नॉर्मली लोगों की तरह मेरे जो सपने थे वो भी बहुत ज़्यादा बड़े थे। मैं कभी छोटे सपने देखता ही नहीं था। मेरा सपना था बीटेक करके एमबीए करके सीधे फॉरेन में जाके जॉब करने का। बस मैंने वो एक सपना देखा था, मतलब मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। घर की कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि कोई मुझे मोटिवेशनल करे कि बीटेक होता क्या है, कैसे करा जाता है, कहाँ से करना सही रहेगा, किस कॉलेज से करना सही रहेगा, बीटेक के बाद होता क्या है। बस मेरे को ये पता था बीटेक करके एमबीए करके मैं विदेश चला जाऊँगा। तो जैसे ही हमारा इंटर का रिजल्ट आया, मेरी परसेंटेज कोई ख़ास नहीं रही, 70 के अप्रोक्स रही थी। तो मेरा सपना था बीटेक करके जॉब करने का। और जो मेरे माँ बाप हैं, मेरे पिताजी एक एक्स सर्विसमैन है, आर्मी से रिटायर है। तो उन लोगों का सपना था कि मैं फ़ौजी बनूं, देश की सेवा करूं, जैसे मेरे पिताजी ने 26 साल देश की सेवा करी। मेरे 2 भाई भी मिलिट्री में हैं। तो वो चाहते थे कि मैं भी आर्मी में जाऊं। तो फिर कुछ कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं बीटेक नहीं कर सका। ये टाइम था 2014 का, जब मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया था। और 2014 में जब मेरे बीएससी के एग्ज़ाम होने वाले थे, तब मैं उस टाइम आर्मी की रेस लगाता था। मैं सुबह जल्दी उठ के डेली रेस लगाने जाता था और थोड़ा बहुत जिम वगैरह भी करता था। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जैसे जैसे मैं रेस लगाता था, मेरी रेस काफ़ी अच्छी हो गई थी उस टाइम। जैसी एक भर्ती देखने के लिए हम लोगों को रेस चाहिए, उतनी ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा था, क्योंकि वो सपने मेरे नहीं थे, वो सपने मेरी फैमिली के थे, मेरे माँ बाप के थे। उनको मुझे वर्दी में देखना था और मैं भी पूरी कोशिश में लग गया कि मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सका तो अपने माँ बाप के सपने तो मैं पूरे करके दिखाऊँगा। तो ऐसे ही जैसे जैसे भर्ती का टाइम करीब आ रहा था, वैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो लेफ़्ट लेग है जो मेरा, तो उसमें मेरा रेस लगाते लगे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था। मतलब स्ट्रेस फ्रैक्चर एक ऐसा होता है कि आपकी जो टिबिया होती है उसके आसपास कहीं एक बाल सा आ जाता है, एक हल्का सा दरार आ जाती है आपकी हड्डी में। तो फिर भी मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया अपना, और काफ़ी दूर दूर से मैंने इलाज कराया। तो जैसे जैसे मुझे लगा हाँ मेरा पैर ठीक हो रहा है, फिर मैंने फिर से रेस स्टार्ट कर दी। बट ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ में कुछ ठीक हो ही नहीं रहा है। फिर कुछ समय बाद मेरा जो अभी तक तो मेरे लेफ़्ट पैर में स्ट्रेस फ्रैक्चर था, मेरे राइट पैर में भी स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था। तो अब तो मेरा चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब मैंने दोनों पैरों में प्लास्टर कराया था। कहीं ऐसा कोई अपने एमएच में दिखाया, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था मेरे ख्याल से जहाँ मैंने अपना इलाज नहीं कराया। तो जब भी मैंने एक आर्मी की भर्ती भी देखी ऐसी कंडीशन में, तो वहाँ पर मैं रेस नहीं लगा पाया और कुछ ही सेकंड से मैं फेल हो गया। तो उस टाइम मैं इतना ज़्यादा टूट चुका था, इतनी ज़्यादा मैं हिम्मत हार चुका था कि ऐसा लग रहा था कि लाइफ में कुछ है ही नहीं। जिस टाइम मैं, जो हमारी भर्ती थी, रिलेशन की भर्ती होती है आर्मी वालों की, तो मैं जबलपुर भर्ती देखने गया था। उसी टाइम जो मेरे बीएससी के एग्ज़ाम थे वो मेरे छूट गए थे। मतलब भर्ती देखने चक्कर में मेरे एग्ज़ाम छूट गए, तो मेरा बीएससी ड्रॉप आउट हो गया। अब मेरा बीएससी भी छूट गया, मैं भर्ती भी नहीं कर पाया था। तो
अब बहुत ज़्यादा परेशान, समझ में नहीं आ रहा था करूँ मैं तो करूँ क्या। मतलब मेरे दोनों पैरों में हमेशा 1-2 महीने तक मतलब प्लास्टर रखा रहा। जब वो कटा, जब उसे हटाया गया, तब फिर मैंने रेस लगाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी मैं रेस नहीं लगा पाया। तो उस टाइम मुझे लगा हाँ, मैं अपने माँ बाप के सपने पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे माँ बाप ने बोला मुझसे, मम्मी ने बोला कि चल अभी रेस नहीं लग रही, थोड़ा बहुत अब तू आराम कर, अभी तू एक साथ इतनी तेज़ रेस नहीं लगा सकता, तू अब पुलिस की तैयारी कर, वहाँ पे 5 किलोमीटर ही रेस होती है, अगर तू आराम आराम से भी रेस लगाएगा तो वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा तेरा। तो मैंने सोचा चलो, मैं आर्मी की मुझे वर्दी वर्दी नहीं मिली तो चलो पुलिस की वर्दी मिल जाएगी, तो माँ बाप के कुछ हद तक सपने पूरे हो जाएंगे। अब मैं एक ब्रिलियंट तो था ही, मैं बता रहा हूँ, मैं पहले ही हमारी जो कमी होती है ना कि हमारे सपने बहुत हवा में उड़ते हैं, बहुत हवा में थे हम। तो मैंने एक पुलिस में फॉर्म डाला था 2014 लास्ट में ही। तो मैं एग्ज़ाम दे के आया था, तो मेरी उसमें कोई परसेंटेज कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन जो परसेंटेज थी मेरी वो ऐसी बनी थी 138 पॉइंट कुछ बनी थी, 138.75, 138.50 ऐसी कुछ थी मतलब। तो मैंने वो 138 परसेंटेज अपने घर वालों को बताई थी 139। जैसे हम आम तौर पर हमारे किसी की 65.5 परसेंटेज आती है तो हम 65-6 बता देते हैं, तो वैसे ही मैंने नॉर्मली घर वालों को 138.50 की जगह 139 परसेंटेज बता दी। तो कुछ दिनों बाद जब जैसे ही पुलिस का जब रिजल्ट आउट हुआ तो उसमें 139 परसेंटेज थी। ओबीसी कैटेगरी की जो परसेंटेज रुकी थी प्री एग्ज़ाम की, तो वो 139 रुकी थी। तो मेरे पापा बहुत खुश हुए थे। तो वो जब वो मेरे पास आए खुशी खुशी, तो उन्होंने कहा तेरा पुलिस में हो गया प्री में, अब तू फिजिकल की तैयारी कर। तो मैंने उनको बताया पापा मेरे 139 नहीं थे, मेरे 138.50 थे, मैंने आपको 139 बता दिए थे। तो उस टाइम पापा को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, पापा को बहुत ज़्यादा दुखी हुए पिताजी। तो उस दिन मैंने डिसाइड करा कि जब भी हम कभी कोई परसेंटेज या कोई मैं अचीवमेंट प्राप्त करूँगा, मैं उसको राउंड अप नहीं करूँगा। जैसे 138.50 को मैंने 139 था, मैं ऐसा लाइफ में कभी नहीं करूँगा। तो उस टाइम मेरे को ये एहसास हुआ कि हम ये 0.5 नंबर की लाइफ में कितनी वैल्यू है, हम आधे नंबर को कोई वैल्यू देते नहीं हैं। तो फिर ऐसे ही वक्त बीतता चला गया। फिर 1 साल बाद फिर से मेरिट बेस पे भर्ती हुई थी, उसमें प्री का एग्ज़ाम नहीं था, मेरिट में मैं आ गया था, मैं मेरिट गया था, मेरिट मेरा फिजिकल था। प्रॉब्लम पैरों में वही चल रही थी जो अभी तक चलती आ रही थी, लेकिन काफ़ी खुशी थी मुझे कि हाँ, मुझे पुलिस की रेस मारने का एक मौका मिला है। तो मेरठ में जैसे ही हमारा रेस लगाना हमने स्टार्ट करा था, लगभग 2-3-4 चक्कर तक तो काफ़ी मुझे कोई समस्या नहीं हुई। जैसे ही मैं 4 चक्कर लगा रहा था, चौथा 5वां जैसे ही मैंने स्टार्ट करा था, तो जो मेरा स्ट्रेस फ्रैक्चर था, जो पैरों के जो मैं बता रहा था, जो मेरे एक बाल आ गए थे दोनों पैरों में, तो वो दर्द फिर से वहाँ रेस लगाते काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा। मैंने बहुत हिम्मत करी और फाइनली मैंने 12 चक्कर लगा दिए। तो जैसे ही मैंने जो 12वां चक्कर लगाया था, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक एक्स्ट्रा चक्कर लगा सकूँ। तो 12वां चक्कर लगा के मैं एकदम डाउन अप हो गया, बिल्कुल ज़मीन पे गिर गया था मैं। बाहर जैसे जब वो हम रेस लगाते हैं तो हमारे पैरों में एक चिप लगी होती है, पूरे चक्कर काउंट होते रहते हैं। तो बाहर जब मेरे भाई ने रिजल्ट देखा तो एकदम शॉक हो गया। और रिजल्ट मुझे बाद में पता चला, मेरे भाई को पहला पता चल गया, तो वो मेरे पास आया, कह रहा तू एक चक्कर यार तू भूल गया, 12 चक्कर लगाने थे, तूने 11 चक्कर लगाए हैं अभी तक। तो उस टाइम मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर वापस आऊँ। मैं मना करता रहा, मैं घर पे नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। मेरे भाई ने मुझे बाई फोर्स करके घर लेके आया। तो मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी मैं किसी घर वाले के सामने पढ़ूँ। तो ये मेरा पहला, दूसरा नहीं, तीसरा चौथा फेलुअर था। मतलब अभी तक मैं फेल होता ही जा रहा था। अब तो आर्मी का सपना भी ख़त्म हो गया, पुलिस का सपना भी ख़त्म हो गया, बीटेक वो नहीं करा मैंने, बीएससी वो मेरा छूट गया। अब तो मैं कहीं का नहीं रहा। मतलब करूँ मैं तो क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। दिन रात रोता रहता था, डिप्रेशन में चला गया था। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही मैंने कहा जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऐसे आईटीआई का फॉर्म निकला था। आईटीआई में मैंने फॉर्म डाल दिया और बराबर की कॉलेज में मेरा आईटीआई में नंबर आ गया। वहाँ से मेरे को कंप्यूटर ऑपरेटर का ट्रेड मिला था। तो मैंने सोचा यार चेतन, हिम्मत नहीं हारनी है। उस टाइम ये मैं अगर आत्महत्या कर लेता या कोई गलत रास्ता चूज़ कर लेता तो मेरे माँ बाप के सपनों का क्या होता।
आत्महत्या करके हम तो चले जाते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम बाद में हमारी फैमिली को होती है हम वो नहीं सोचते हैं। जब एक बंदा सुसाइड करता है तो उस टाइम वो बस अपने बारे में सोच रहा होता है, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहा होता है। तो मैंने बहुत कंट्रोल करा, बहुत मोटिवेशन लिया खुद को। फिर 1 ईयर का कोर्स था, उसके बाद में मैंने इधर से ITI करा। ITI के एग्ज़ाम, मतलब ITI मैंने ऐसे नहीं करा कि हमें टाइम पास करना है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। और फाइनली जब मेरा ITI का रिज़ल्ट आया तो मैंने ऑल ओवर अपनी जो कंप्यूटर ऑपरेटर ब्रांच थी उसमें मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप करा था। तो उस टाइम एक सेमिनार हुआ था हमारे डिस्ट्रिक्ट में ITI कॉलेज में, तो वहाँ पे मेरे को बुलाया गया था। तो उस टाइम मेरे पिताजी को काफ़ी खुशी हुई, मेरे को प्राइज़ मिला, DM ने मेरे को प्राइज़ दिया था। तो उस टाइम मेरी फैमिली को थोड़ा खुशी हुई, मुझे लगी हाँ अगर मैं इतना छोटा काम करता हूँ, मेरे घर वालों को खुशी मिलती है, तो मेरे को गिव अप नहीं करना है, मेरे को हार नहीं माननी है। तो किसी ने मेरे को एडवाइस दी, चेतन यार तू कुछ नहीं कर रहा है तो कोचिंग स्टार्ट कर ले, तू पढ़ने में ठीक है, तेरा हो जाएगा, तू कोचिंग चले स्टार्ट करेगा, तेरा काम बन सकता है। तो एक बच्ची थी, कहते हैं हम जब भी हमारा कोई पहला होता है हम उसका नाम नहीं भूलते हैं, उस बच्ची का नाम था ईसा माहेश्वरी, उसका नाम मेरे को अभी भी ध्यान है। पहली बच्ची से मैंने अपने कोचिंग स्टार्ट करा था। और जब भी कोई हम पहला काम करते हैं बड़े दिल लगा के करते हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं मेहनत से उसे पढ़ा रहा था, उसका वो बहुत ज़्यादा वीक थी। तो जैसे ही वो मेरे पास आई मैंने उसको पढ़ाना शुरू करा, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। जैसे वो मेरे पास आई तो फर्स्ट जब उसकी यूनिट टर्म हुए थे उसको बहुत अच्छा बेटर रिजल्ट मिला था। उसका पहले 0 थी वो, और 0 से उसने स्टार्ट करी तो पहले 5 नंबर 6 नंबर, और जैसे ही जब उसका एनुअल का एग्जाम हुआ था उसके मैथमेटिक्स में 90 नंबर आए थे 100 में से। तो ये मेरे को अपनी लाइफ की शायद सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया उसका रिजल्ट इतना अच्छा रहा। तो धीरे धीरे जब मैंने एक बच्चे से कोचिंग स्टार्ट करा तो धीरे धीरे मेरा कोचिंग सेंटर ग्रो होता चला गया। मैंने उस एक बच्चे से पढ़ाया, 2 बच्चे, फिर 10 20 30 40 50, और देखते देखते आने वाली 1 साल में मैंने 100 से 150 बच्चों का मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद में मैंने अपना उधर BA मेरा प्राइवेट चलता रहा। उसके बाद में मैंने सोचा अब जब मैं टीचिंग लाइन में आ गया हूँ तो क्यों ना मैं टीचिंग का ही डिप्लोमा करूँ। उसके बाद मैंने BTC का फॉर्म डाला, और BTC का फॉर्म डाल के मैंने BTC कंप्लीट कर लिया। टेट CTET का एग्ज़ाम भी लगभग 5 से 6 बार क्लियर कर चुका हूँ। और कोचिंग सेंटर मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा था। अब जो मेरा कोचिंग सेंटर है वो मेरे एरिया का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है। तो मैंने सोचा यार चेतन तू कोचिंग तो करा रहा है, लेकिन कभी मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिसके माता पिता नहीं हैं, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उनको मैंने फ्री एजुकेशन देना भी शुरू कर दिया। जो बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब थे, जो कहीं नहीं पढ़ सकते हैं, उनको मैंने फ्री एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया। तो लगभग 10-15 बच्चे ऐसे होते थे बैच में कि जो फ़ीस नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मेरे पापा मुझे एक फ़ौजी बनाना चाहते थे। फ़ौजी का मतलब होता है देश की सेवा करना। फिर मैंने सोचा अगर मैं सरहद पे जाकर देश की सेवा नहीं कर सकता हूँ तो मैं सरहद के अंदर रहकर अपने देश में रहकर भी मैं कई प्रकार से देश की सेवा कर सकता हूँ। तो मैंने फ्री एजुकेशन देना शुरू करा, काफ़ी अच्छा चल रहा था अभी तक सब कुछ। तो उस दिन मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर उसी दिन मैंने अपनी कलम छोड़ के कोई हथियार उठा लिया होता, कोई चाकू उठा लिया होता, मैं कहीं लूट कर रहा होता, क्योंकि उस टाइम जब हम डिप्रेशन में होते हमारे अंदर कभी नेगेटिव थिंग्स आती हैं, तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। इसलिए कहते हैं सबसे ज़्यादा ताकत अगर किसी में है तो वो कलम में होती है। जो हमारा पेन होता है उसमें सबसे ज़्यादा ताकत होती है। तो हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था लाइफ में। फिर अभी जो कोविड वेव आई थी, सेकंड कोविड वेव आई थी मई 2021 में, तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जैसे हमारी पूरी फैमिली एकदम टूट गई बिल्कुल। जो हमारी एक ही बहन थी, तो जो हमारी सिस्टर थी तो उसे अचानक ऐसे ही थोड़ा इसको पेन उठा था किडनी में, तो हम उसको आर्मी के RR हॉस्पिटल में लेके गए। हम तो पहुंच ही नहीं पाए थे, जीजा जी की दिल्ली में पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे हमारी दीदी की डेथ हो गई। तो हमें इतना मौका नहीं मिला उस कंडीशन में जाके कि हम अपनी दीदी से आखिरी बार मिल सकते। तो ये एक ऐसा पीरियड था हमारी लाइफ में कि हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो हमारी ताकत थी, मेरी दीदी से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती थी। जब भी वो काफ़ी बीमार रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी ज़िंदगी से हार नहीं मानी। तो
जो उनके जाने के बाद मैं एकदम टूट गया, एकदम बिखर गया मैं। ऐसा लग रहा था अब फिर से जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब भी मैं उनके 2 छोटे बच्चों को देखता तो मुझे ऐसा लगता अगर हमें ही कुछ हो गया तो इन बच्चों का कौन क्या करेगा। तो फिर हिम्मत करी और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करी। दोनों बच्चों को पास में रख के उनके लिए जीना शुरू करा। धीरे धीरे वक्त बदलता जा रहा है, गम तो कम नहीं होते हैं, लेकिन हमने थोड़ी समय के लिए अपने बच्चों की खुशी के लिए हम थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं, बस ये है। तो बस यही मेरी एक कहानी थी कि हमें लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। दुख सुख आते रहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है हम किसी नौकरी की तलाश में कई साल कोशिश करते हैं और नौकरी हमें नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है आपकी लाइफ ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये है कि कोई और अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है। मैंने टीचिंग को नहीं चुना, टीचिंग ने मुझे चुना। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम हर तरह से लोगों की सहायता कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसकी सहायता से हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो बस लास्ट में बस मैंने एक बात कहूँगा। मैंने एक शेर लिखा है, जंग अभी जारी है, जंग अभी जारी है, खेल ले या ज़िंदगी, जंग अभी जारी है, खेल ले या ज़िंदगी, जितना तुझे खेलना है। जंग अभी जारी है, खेल ले या ज़िंदगी, जितना तुझे अब खेलना है, अगली हमारी बारी है, जंग अभी जारी है। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी बारी विराम देता हूँ और बस अपनी यूथ को यही कहूँगा कि हमको लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, कभी भी कुछ गलत कदम नहीं उठाना है। जब हम कुछ अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थिंग्स आ रही है तो पहले आप अपने से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचें, जिस माँ ने आपको जन्म दिया, आपकी हर सुख दुख में आपके लिए खड़ी रही, खुद भूखी रहे हैं अपने हमारे माता पिता और आपके लिए खाना खिलाया है, और ख़ुद अपने कपड़े फटे हुए पहने होंगे लेकिन अपने बच्चों को आज तक फटे हुए कपड़े नहीं पहनाए हैं। तो बस यही मेरी एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों का सहयोग रहे, बस मैं ये चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।